इस शो को जानते हो? तो इनको भी जानते होगे, बट शायद इसको नहीं जानते होगे बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई एम 100% श्योर कभी ना कभी तारक मेहता देखते हुए तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि तारक और अंजलि के आखिर बच्चे क्यों नहीं आए, आखिर टप्पू सेना 5 मेंबर्स तक ही लिमिटेड क्यों नहीं है। एंड आई नो दिस अप्लाइज टू अय्यर एंड बबीता टू, बट उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे आखिर क्या केमिस्ट्री है बिटवीन अंजलि एंड तारक मेहता एंड स्पेशली विद इट्स कंटेक्स्ट टू व्हाई दे डू नॉट हैव किड्स। सो लेट्स बिगिन दिस एनालिसिस। बाय द वे दिस इज द थर्ड एपिसोड इन कंटिन्यूएशन ऑफ जो पिछले 2 एपिसोड्स आए थे तारक मेहता के ऊपर, तो उन्हें चेकआउट करना है, आई कार्ड में तुम्हें दिख जाएगा। खैर कमिंग बैक टू दिस, आयरनी पता सबसे बड़ी इस शो के साथ क्या है? जितने लोग हैं उनके कमेंट्स यही होते हैं कि हु वॉचेस दिस शो व्हाइल ईटिंग फूड, एंड तारक मेहता जिसके नाम पे शो है उसे कभी ढंग का फूड मिलता ही नहीं है ना? फनी बात, हंसो ना। ओके नेवर माइंड। सो इंटरनेट इज वेरी वाइल्ड विद द थ्योरीज दैट दे हैव बीन मेकिंग अराउंड कि क्यों इन दोनों के बच्चे नहीं हैं, जिसमें बहुत सारे रैंडम और वियर्ड चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसीज हैं जो कि सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ही बना सकता है। तो इन्हें देख के तो मुझे लगा कि इंटरनेट किसी काम का नहीं है, बकवास कर रहे हैं सब, तो मैं खुद के रीजंस बना देता हूँ, मैं भी इंटरनेट का पार्ट हूँ। सो हियर आर 5 रीजंस व्हाई तारक मेहता एंड अंजलि डू नॉट हैव किड्स। और ये जो चौथा रीजन है ना, ये तो डायरेक्टली फिल्म बुक से सीधा उठ के मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो उसे देखना मत भूलना। स्टार्टिंग विद द नंबर 1 रीजन, डिसरप्शन। अगर तुम इस शो के कैरेक्टर्स का काउंट करने लग जाओगे ना, तो काउंट बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, समथिंग अराउंड 20। अगर इसके ऊपर मैं साइड कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दूँ तो और भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में एक छोटा बच्चा जो इस शो में एंटर करेगा, अगर उसको तुम दिखाना चाहोगे तो वो एक अलग लेवल की डिसरप्शन होगी, क्योंकि हर सिचुएशन में जैसा कि हर कैरेक्टर का ये एक शॉट लेते ही हैं, तो उस छोटे बच्चे का भी शॉट लेना पड़ेगा और उस छोटे बच्चे को उस स्टोरी के डायनामिक्स में फिट करना बहुत वियर्ड हो जाएगा। ये एक छोटे टाइम के लिए हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा कि खुशी वाले टाइम पे ये स्टोरी लाइन कैसे वर्क कर गई थी और वहाँ पे बच्चा कैसे वर्क कर गया था, बट अल्टीमेटली डिसरप्शन हो जाती है अगर इतनी बड़ी कास्ट हो, इतने सारे कैरेक्टर्स हो, उन सबको मैनेज करने के लिए कि किसको कितना टाइम देना। पता है ये बात तो काफ़ी एविडेंट ही है शो के टाइटल से ही कि इस शो का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन इस शो का मेन कैरेक्टर जेठालाल है जिसके अराउंड ही सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है। उसकी फैमिली अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, उसका बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन और हर चीज़ को अच्छे वे में एक्सप्लोर किया गया है। बाकी कैरेक्टर्स के साथ इतना नहीं कर पाते क्योंकि एक लिमिटेशन होती है इतनी बड़ी कास्ट को एक साथ एक्सप्लोर करने की, एंड दैट इज वाई ब्रिंगिंग अप अनदर कैरेक्टर एंड स्पेशली जो कि एक बच्चा है, दैट वुड जस्ट कॉज chaos ऑन द सेट। सेकेंड रीजन, अंजलि को जो प्ले करता है कैरेक्टर रियल लाइफ में जो एक्टर है, शी चोज नॉट टू बी टाइप कास्टेड एज द रोल ऑफ मदर। उन्हें लगा था कि अगर मुझे एक मदर के रोल में टाइप कास्ट कर दिया तो शायद मुझे बाकी जगह शोज नहीं मिलेंगे। सो शी चूज की बाकी टप्पू सेना इतनी बड़ी है ही है, इतनी बड़ी कास्ट है ही है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मेरे बच्चा हो जाएगा या फिर नहीं होगा। इसीलिए शी चूज नॉट टू बी टाइप कास्टेड एज मदर एंड देयरफॉर स्ट्रिक्ट नो टू द किड्स। और नंबर 3 रीजन यार, कहीं ना कहीं हद तक मैं कह रहा था ना पहले कि ये इंटरनेट पे थ्योरीज काफ़ी वाइल्ड है, बट शायद उनमें कुछ सच छुपा है। हो सकता है कि इनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसके कारण दे कांट हैव किड्स। आई मीन हु नोज, these things are never getting out of the Indian households either way. Basically the writers of show may have chosen कि तारक and Anjali are never meant to have kids due to medical reasons, personal choice or whatsoever. अभी चौथा रीजन ना मैं बाद में बताऊंगा, एंड में बचा के रखूंगा, पहले 5वां रीजन सुन लो। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज किड्स ऑन सेट, और यही कॉल बैक करता है कि खुशी वाली जब स्टोरी लाइन चल रही थी ना, तो मैं पता ही नहीं है कि कितना डिफिकल्ट होगा उन सब के लिए मैनेज करना एक छोटे बच्चे को सेट के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा क्रू एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में थोड़े पीरियड के लिए, जैसे कोई मूवी होती है, वो अगर कोई किड को लेके आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए मेरे मन में क्यों आ रहा है यार वर्ड रेंट, बट हाँ अगर किसी बच्चे को थोड़े टाइम के लिए रेंट करते हैं तो उसको टेम्परेरीली उस शो पे लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम में एडजस्टमेंट करके हो जाता है। बट एक ऐसा शो जो हफ्ते में 5 दिन आता ही आता है, उसमें हर 5 दिन एक किड को दिखाना, उसके सारे शूट्स को मैनेज करना और लॉन्ग टर्म में उसके बिल्कुल छोटे होते से उसके बड़े तक
वो बहुत मुश्किल टास्क है। इनफैक्ट जब ये शो शुरू भी हुआ था ना, जब टप्पू सेना इतने छोटे छोटे थे, तो उनको भी एक्चुअल में मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर कि किड्स ना ही रखें वो शो के ऊपर। आखिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इतने छोटी सी नन्ही सी जान के लिए। अब चौथे रीज़न की बात, तो ये ना सबसे बेस्ट फिटिंग रीज़न है फॉर तारक मेहता एंड अंजलि व्हाई दे डू नॉट हैव किड्स। बाय द वे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। दिस विल जस्ट मेक यू थिंक ओके या बात तो सही है। सो द फोर्थ एंड द बिगेस्ट रीज़न इज टाइमलाइन एरर्स। तो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में सोचो कि हमने चारों रीज़न बताए ना, उसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन ये था कि बच्चे छोटे हैं तो इस कारण से वो दिक्कत आती है कि उनको कैसे मैनेज करेंगे। बट इसका एक सोल्यूशन ये सबने सजेस्ट किया कि कर ऐसे सकते हैं कि शो को जंप करवा दे इतने साल आगे और उसमें उन बच्चों को दिखा दे, उसके साथ उन्हें ले आएँ कि वो भी बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब उसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज है ना कि अगर इतना वो टाइम जंप दिखाते हैं कि वो बच्चे बड़े हो चुके हैं बिना पालन पोषण के, तो टप्पू सेना का क्या होगा? टप्पू सेना छोड़ो, बापू जी का क्या होगा? सो या बेसिकली दीज आर द रीजन्स कि इन सब के कारण वो ऐसे टाइमलाइन जंप दिखा नहीं सकते। और एक और कारण है कि जो ये शो की बाइंडिंग फोर्स है ना, वो ये है कि वो हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और वो हमारी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग साथ में चलते हैं। तो इतने ज़्यादा टाइमलाइन लैप्स आएंगे ना उस सब को मैनेज करने के लिए, और ऊपर से मान लो एक छोटे बच्चे के साथ वो मैनेज कर भी लेते हैं, तो बात वही आ जाती है, एक बच्चे को बड़े होने में 1 दिन नहीं लगता, 2 दिन नहीं लगते, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और इतने लंबे टाइम के लिए टाइमलाइंस को कंसिस्टेंट रखना, सबके शूट्स मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, इतनी बड़ी कास्ट को मैनेज करना, और इनफैक्ट बच्चे के अराउंड स्टोरीज रिवॉल्व करना और फिर कंट्रोवर्सी से बच के निकलना, दिस वुड बी अ chaos। एंड इसीलिए द तारक मेहता शो क्रिएटर्स चूज नॉट टू हैव किड्स। तो अभी तक जितनी बात थी, जिसको वीडियो में ये टाइटल देख के आना था कि इनके बच्चे क्यों नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं छोड़ के, क्योंकि यहाँ आंसर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारी कोर ऑडियंस के लिए, बिकॉज वी डू नॉट लिमिट टू एंटरटेनमेंट बट वैल्यू। सो इन द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो और कंक्लूजन इस वीडियो का, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, तुमने देखा एक छोटे से कंस्ट्रेंट ने उनके एक ऐसे डोमेन को लिमिट कर दिया स्टोरी का जहाँ पे वो ट्राई आउट कर ही नहीं सकते। उन्होंने क्रिएटिव चॉइस ली, उनकी क्रिएटिविटी दिखाई कि हाँ यार, हम इस शो की बाइंडिंग फोर्स इसे बनाएंगे कि हर फेस्टिवल हर किसी के साथ ये रिलेट करके चलेगा, और इसकी जो टाइमलाइंस है हम ऐसे मेंटेन करेंगे कि वो आम जो रियल वर्ल्ड में टाइमलाइंस चलती है उसके साथ चले। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स की रिलेटेबिलिटी है वो भी उसके साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बट द मोमेंट यू पुट दिस कंस्ट्रेंट, जो क्रिएटिविटी के पैरामीटर्स है ना, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्रिएटिव ब्लॉक कहा जाता है। जब हम एक स्टोरी लाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें से एक मेजर कंपोनेंट को हटा देते हैं, और दैट वॉज डन बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग इन सम अदर क्रिएटिविटी, तो उस केस में होता क्या है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की चॉइस है वो काफ़ी कम हो जाती है। किड्स तो वैसे भी यार एक सिर्फ छोटा सा कंपोनेंट हो गया। इस शो में ऐसी कई चीज़ें हैं जो मेक सेंस नहीं करती, बट वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ दैट क्रिएटिव कंस्ट्रेंट। टप्पू सेना पागल दिखानी है, हर फेस्टिवल में एक्टिव दिखानी है, उन्हें और कोई कुछ काम नहीं है, ये हम छोटे से देखते आ रहे हैं कि वो शरारती है, अब उसको वो चेंज नहीं कर सकते। अगेन क्रिएटिव कंस्ट्रेंट। एंड इसीलिए द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड परसिवरेंस। बेसिकली जब भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ क्रिएटिव काम करना है, तो उसके अंदर देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गेटिंग द कंस्ट्रेंट्स, जिससे हमारी क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाए। अब उसको टैकल करने का द बेस्ट ऑप्शन इज टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी और परसिवरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? या तो तुम अपनी अप्रोच चेंज कर दो कि हाँ यार, ये मेरे पुराना तरीका था क्रिएटिविटी का, आई नीड टू अडॉप्ट क्रिएटिव वेज ऑफ माई क्रिएटिविटी, ताकि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क कर पाए इन अ न्यू रेनोवेटेड वे। या फिर दूसरा तरीका ये है परसिवरेंस। तुम जो कर रहे हो उसके साथ लगे रहो। कहते हैं ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो अगर तुम उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ लगे रहोगे तो उस केस में भी क्या पता आगे तुम एक ऐसे वर्ल्ड को ओपन कर दो स्टोरीज की जो किसी ने सोचे ना हो। इसीलिए तारक मेहता के इस किड्स डायनामिक्स से हम ये पता करते हैं कि जो क्रिएटिविटी चीज़ है ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज द बेड ऑफ रोजेस, इसमें थॉर्न्स भी होंगे। अब उस कांटों को तुम कैसे निकालते हो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी एक्चुअल क्रिएटिविटी है, ना कि एक क्रिएटिव अप्रोच लेना। सो कीपिंग दैट लेसन इन माइंड, टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।